नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त जो मामले चल रहे हैं बीआरएस और कांग्रेस के बीच काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि 2 दिन पहले एक बीआरएस के जो एमएलए हैं पटनम नरेंद्र रेड्डी, उन पर जो इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और उन पर जो हमले किए थे उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि बीआरएस ने इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर जो है तंज किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है उसको घेरने की, उसको मिटाने की कोशिश कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि एक अलोकतांत्रिक कृत्य है और इसको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसके बारे में जिस तरह से उन पे आरोप लगाया, पुलिस ने आरोप लगाया है कि विधायक के अनुयायी जो हैं, जिनका नाम सुरेश है, उन्होंने विधायक के कहने पर ग्रामीणों को उकसाया। उसके बाद फिर वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी वो काफ़ी चीज़ें हो गई वहाँ पे। लोगों में एक कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एक जो अंदर से आती हैं चीज़ें कि भाई हमारे खिलाफ हो रही हैं चीज़ें, हमारे खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। उसके बाद फिर विधायक को कल जुबली से उन्होंने जो है क्या बोलते गिरफ्तार किया है। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बीआरएस कह रही है कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये अपोजिशन को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहती है। तो अब कहीं पे भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, उसमें कोई भी इंसान मुलविस होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तो हर जगह होता है, चाहे कहीं भी हो। वरना अगर आप देखें तो कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि उसका कोई नाम भी नहीं होता, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अब इस जगह पे अगर इनका नाम सामने आया था और इन्होंने जो है वहाँ पे इनके जो एक जानने वाले हैं, जिनको बोला जा रहा अनुयायी जो हैं, उन्होंने लोगों को उकसाया है। और जो क्या बोलते हैं फर्मा कंपनी का जो केस चल रहा है वहाँ पे, इसमें बोला गया है कि उन्होंने लोगों को वहाँ पे जाकर के उकसाया है कि तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारी चीज़ें जो सरकार ले लेगी और बहुत कम दाम देगी। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। उनके बाद फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद फिर पुलिस ने वहाँ पे जो अपना काम था वो किया। उसके बाद फिर जब ये पता चला कि किसने किया है तो पुलिस ने इन्हें जुबली से कल जो है क्या बोलते हैं उसमें ले लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। अब बीआरएस हमेशा से, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तब से यहाँ इस पे वो कर रही है, तनकीद करती रहती है। चाहे वो जब से हम देख रहे हैं कि कोई छोटा से भी छोटा मामला होता है उसके बावजूद वो लोग जो हैं इस पे कमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट भले कुछ काम अगर क्या बोलते हैं जो अपोजिशन उसके हिसाब से नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अगर वो उसके लिए काम करे, जनता के लिए, तो ये बहुत सही चीज़ है। अब इसमें चीज़ें सामने आती हैं कि केटीआर साहब जाते हैं दिल्ली में वो जो है क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिल्ली में जो है जो है केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, कृषि मंत्री, और यहाँ का जो लोन माफ़ी वाला केस है उस पर बात करते हैं वो कि लोन माफ़ी नहीं हुई है। लोन में जो लिया था उसमें क्या बोलते हैं फसल बीमा, उसके बारे में बात करते हैं और दिल्ली में बैठ करके यहाँ की गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। आप यहाँ बैठ करके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने यहाँ की सरकार पे क्या बोलते हैं खूब सारे सवाल दागे, खूब ऑब्जेक्शन उठाए कि ये काम गलत हो रहा है, वो काम गलत हो रहा है। लेकिन यही अगर आप सत्ता में होते और यही कोई और पार्टी करती तो आपको कैसा लगता जी। और वहीं जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी भी इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं खुल के बोलती है। जिस तरह से अभी इनको जो क्या बोलते हैं ब्याज विधायक को वो करने वाला मामला सामने आए, इस पे अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बीजेपी ने ये कहा है, इनडायरेक्टली ये बोला गया बीजेपी की तरफ से कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तेलंगाना में जो उनका ये कहना है कि तेलंगाना में जो अपोजिशन है
उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। वही बात बीआरएस भी बोल रही है, वही बात जो है बीजेपी भी बोल रही है जी। तो अब इस पे क्या चीजें सामने आएंगी, ये अब वहां से आगे रेवंत रेड्डी गए हुए थे दिल्ली, अब वो इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। जी यासिर, आपने भाजपा की बात की कि भाजपा की जो है इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उन्होंने दूसरे मामलों को लेकर जो कांग्रेस सरकार है या बीआरएस है उनको घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों जो है मिलकर अपना उल्लू जो है सीधा करने में लगे हुए हैं और ये लोग जो है लोगों को उल्लू बनाने के काम में लगे हुए हैं। और वहीं पर बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा की तोड़फोड़ जो है अभी भी जारी है और देखा जा रहा है कि हाइड्रा जो भी अवैध निर्माण है उनको तोड़फोड़ करने में लगा हुआ है। हालांकि इस पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था लोगों की तरफ से। बिल्कुल, हाइड्रा ने अभी एक वो किया, नया नियम लागू किया है, वो जो फुटपाथ वगैरह होते हैं उन पे काम चल रहा है, क्योंकि फुटपाथ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग अपनी दुकान लगा के बैठे होते हैं और उसकी वजह से उन जो मतलब आप भी देख सकते हैं कि हैदराबाद के जो वो रूट हैं, जो बिजी रूट्स हैं, उन पे अगर फुटपाथ पे दुकान लगी होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों में अब जो रश आवर्स होते हैं शाम वाले जो होते हैं 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब क्या होता है कि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इन्होंने ट्रैफिक के जो वो होते हैं पुलिस वाले, उनको बुला करके, पुलिस पर्सनल्स को बुला करके एक मीटिंग की थी और उसके बाद ये चीज़ें सामने आई थी कि भाई फुटपाथ हो गई या जो क्या बोलते हैं बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उनके जो गेट है, गेट के पास बहुत सारे ऑटोज़ खड़े रहते हैं या दुकानें लगी होती हैं, उन सबको हटाना है अब, ताकि लोग जो है वो मतलब पहले कहा जाता था बेंगलुरु की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो ये है हमारा क्या बोलते हैं हैदराबाद, ये 5 उसमें आ गया है ट्रैफिक के उसमें, कि देश की 5 मतलब क्या बोलते हैं ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि शाम में जो रश आवर्स होते हैं उसमें काफ़ी जाम लग जाता है, लोगों को घर पहुँचने में काफ़ी समस्या होती है, चाहे बस से हो या अपनी पर्सनल गाड़ी से हो या जिससे भी हो। तो इस वजह से ये चीज़ें की जा रही ताकि ट्रैफिक जो है वो क्या बोलते हैं लोग उससे परेशान ना हो। जी, अब बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के लखनऊ से एक खबर सामने आई है कि यूपी के लखनऊ में तैनात एक एटीएस पुलिसकर्मी महिला जो है उनके साथ बदसलूकी की गई और कहा जा रहा है कि उनके घर में कुछ लोग घुस आए थे और उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की। हालांकि उनके जो पति है वो बीच में आए थे बीच बचाव करने के लिए और उसमें जो है जो आरोपी थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और महिला के कपड़े भी फाड़ दिए थे। और कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो बयान आया है, पुलिस ने कहा है कि ये जो है आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि ये केस क्या है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी जो है एफआईआर लिख ली गई है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में आए दिन ऐसी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं। हालांकि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा दावा करते रहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात की, लेकिन महिला की सुरक्षा की बात यहाँ पर आके खत्म हो जाती है जब यूपी में महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटना होती है। हालांकि जैसे कि अमित शाह थे जो गृह मंत्री थे, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने जाकर बोला था कि रात के 12 बजे महिलाएं सुरक्षित निकल सकती हैं, गहने पहन के निकल सकती हैं। हालांकि महिलाएं गहने पहनने की दूर की बात, वो ऐसे भी नहीं निकल सकती, अपने किसी रिश्तेदार के साथ भी नहीं निकल सकती, किसी लोगों के समूह के साथ भी नहीं निकल सकती, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक खौफ लगा रहता है कि हम यूपी में हैं। और यूपी की हालत इतनी बदतर हो चुकी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि वहां पर आम लोगों का जाना, जो दूसरे राज्यों से जाते हैं उनका, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं उनका रहना वहां पर मुश्किल हो रहा है। वहां पर इस तरह से जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो दूसरे राज्यों के जो लोग आते हैं वो वहां पर अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि जो यूपी के सीएम हैं या गृह मंत्री हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कुछ दिन पहले झारखंड में चुनाव भी सभा के दौरान जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी कहा था कि यूपी में जाकर आप देख लीजिए कि वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो हर जगह बखान करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कोई गलत करता है उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर कोई गलत कर रहा है वो किसी एक विशेष समुदाय से, तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई उन्हीं के समुदाय से है या बीजेपी से ही कोई रिलेटेड है तो उसमें उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा ये भी सबके सामने है। अभी कल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि टेनी को वो दे दी गई, जमानत दे दी गई, उसके साथ में आशीष मिश्रा टेनी उसके बाद फिर उनके जो और लोग थे वहां पे उनको भी जमानत दे दी गई, क्योंकि गवाह वहां पहुंचे नहीं थे, 7 गवाहों ने सिर्फ गवाही दी थी। अब ये केस क्योंकि वो बीजेपी के इस वजह से हुआ है,
वहीं पीड़ित जो वहाँ की महिला जिसके साथ आप बोल रहे हैं कि ये हुआ, उसने आरोप लगाया कि अंकित यादव उसके 4 से 5 साथियों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और गलत तरीके से छूते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। जब महिला के पति ने विरोध किया तो उसे भी बेरहमी से पीटा गया। मोहल्ले वालों के हस्तक्षेप के बाद दबंग वहां से भाग खड़े हुए। आरोपियों वहीं जो दंपत्ति हैं उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस के पास ना जाने की भी चेतावनी दी गई। हालांकि वो खुद एक वो है सिपाही है, उसको बोला गया है कि आप पुलिस के पास ना जाएं, और नाम इसमें जो मेन जो उनका वो था उसका नाम अंकित बताया जा रहा है। ठीक है, अंकित यादव, उसने घर में घुस करके इस तरह की हरकतें की थी। पीड़ित दंपति ने घटना के तुरंत बाद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दबंग उनके दरवाजे पर बैठे उन्हें धमकाते रहे। किसी तरह आरोपियों के जाने के बाद उन्होंने जो है फिर वहां पे अपनी तहरीर दी। पुलिस स्टेशन जाकर कृष्णनगर में पुलिस ने उनके बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब बात ये सामने आती है कि वो अंकित यादव हैं। अब उनके साथ जो 4 से 5 लोग और थे उनके अभी नाम सामने आए नहीं हैं। इन सब चीज़ों की वजह से अभी आपने जिस तरह बोला कि हिंदुस्तान के और जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोग जो हैं मतलब वहाँ जाने के लिए, यूपी जाने में थोड़ा डरते हैं। हालांकि यूपी के लोग भी डरते हैं यूपी में रहने के लिए, खासकर जो महिलाएं औरतें हैं वो डरती हैं, क्योंकि आप निकल नहीं सकते हैं। अगर ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को सुरक्षा देने की बात नहीं की जा रही उस हिसाब से। जिस तरह से आप देखती हैं आए दिन अभी ये मामला सामने आया, ये भी सिपाही है, एक और सिपाही का मामला सामने आया था कि वो जो है क्या बोलते, एक वो आता त्यौहार वो मनाने के लिए जा रही थी और उसके साथ वहाँ पे एक आदमी ने कुछ किया, गलत काम किया। इन सब चीज़ों को देख करके अब यही सामने आता है कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल्स हैं वही नहीं है सुरक्षित, तो आम जनता का क्या होगा फिर। और फिर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जा करके अदर स्टेट्स में इस तरह की बातें करते हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ कितने केसेस होते हैं। हाँ, वो बात इनकी बिल्कुल सही कि जो यूपी में केसेस होते हैं वो जो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री मीडिया जो दिल्ली नोएडा में बैठे हुए हैं वो लोग इन केसेस पे बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। यही चीज़ अगर किसी और स्टेट्स में हो तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाए। जी हम यूपी की बात कर रहे हैं तो बता दें कि यूपी में लोक सेवा आयोग को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें आज जबरन हटा दिया गया है, और इसको लेकर जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव और जो भाजपा के जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उनके बीच वार पलटवार का दौर जारी है। और इसी बीच जो डिप्टी सीएम है उन्होंने एक लेख लिखते हुए कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के काले कारनामे भूलकर राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूप बोले छलनी भी बोले, और उन्होंने कहा कि आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की इनकी कोशिशों को समझदार प्रतियोगी छात्र भली भांति समझते हैं। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कल कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण हो रहा है और कहीं ना कहीं इन छात्रों को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। क्योंकि ये छात्र क्योंकि हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएं, लेकिन इनके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। देखिए अभी ये जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी जी। अब वो सारे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बैठे हुए थे। कल भी वहाँ के कुछ ऐसे वो हैं लीडर्स हैं जिन्होंने बोला था कि नहीं, इस पे जो है बात करनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को इसमें खुद ही हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के बस की बात यह है नहीं। और वहीं आपने जिसका अभी जिक्र किया केशव प्रसाद मौर्य, मतलब जो उन्होंने अभी ट्वीट किया है, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के उस बयान पर जवाब दे जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। बुधवार रात सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। क्यों? क्योंकि अभी अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं कि जब भी कुछ ऐसा आता है सामने और उसके बाद कुछ मतलब ये होता है प्रोटेस्ट, तो सरकार जो है वो अपने ऊपर ना लेकर के ये उस विभाग पे डाल देती है इन चीज़ों को
जिस विभाग के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि विभाग आपके अंडर आते हैं, आप उनको किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से नहीं चलाएंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब बात ये सामने आती है कि भाई आप मतलब गलती मेरी नहीं है, और अगर यही कुछ अच्छा हो जाता है तो ये कहते हैं कि हाँ ये तो हमने किया है, उसका श्रेय पूरा लेने की अपने होड़ लगी रहती है, चाहे वो जो भी लीडर हो, बीजेपी के हों या किसी भी इसके हों। लेकिन अभी ये खबर और सामने आ रही है कि दिल्ली में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, उनको राव जौहरी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश भी दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी के लिए मतलब क्या बोलते हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उन पे जो केसेस चल रहे थे उनको अभी कुछ टाइम पहले जब अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि हमारी सास का ऑपरेशन हुआ है वो घर पे, लेकिन पुलिस वाले चेक करने के लिए, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया। अब ये चीज़ें दिल्ली में सामने आई हैं। अब दिल्ली में इस पे बीजेपी अब तो ये करेगी, पलटवार करेगी, लेकिन दिल्ली में इस वक्त कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घिरी हुई भी है, क्योंकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की चीज जो वो है, पॉल्यूशन है, स्मॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट इस पे क्या कर सकती है, क्योंकि आपके पास यूपी के कुछ इलाके हैं जहाँ से पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, पंजाब से कुछ पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, हरियाणा से पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन आप किसको किसको रोकोगे, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, वो तो पराली जलाएंगे ही ना, उनके वो पराली रख के क्या करेंगे। अब इस पे बोला गया था कि अगर कोई पराली चलाएगा तो उसके खिलाफ क्या बोलते हैं एक्शन लिया जाएगा। कितना एक्शन लेंगे आप? एक इंसान जिस टाइम फसल काट दी है, उसका जो बचा हुआ वो है क्या बोलते हैं मटेरियल वो रखा हुआ है, उसको जलाएगा नहीं तो क्या करेगा जी। अब जब आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में सरकार में थी और पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, सारा ठीक रहा, पंजाब गवर्नमेंट पे फोड़ा जाता था कि पंजाब से ये पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और उनका बैड लक भी है, गुड लक भी है कि उनकी पंजाब में भी अब सरकार बन गई है। तो अब ये हथकंडा वो अपना नहीं पा रहे कि पंजाब का नाम ही नहीं लेते हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि यूपी के मतलब दिल्ली के इर्द गिर्द वाले जो सटे हुए स्टेट्स हैं उनकी जो बॉर्डर्स लगते हैं वहां से जो है ये चीजें सामने आ रही हैं। अभी आप देखिए यूपी के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे फॉग देखा जा रहा है, जिस तरह से क्या बोलते हैं यूपी के गाजियाबाद में जो कि एनसीआर में आता है, अलीगढ़ है, आगरा है, इन सब जगहों पे स्मॉग देखा जा रहा है। कल भी मैंने एक कॉल किया किसी को तो बोला कि नहीं भाई यहाँ पे तो सुबह सुबह धुंध छाई रहती है, फॉग है। मैंने भाई साहब वो फॉग नहीं है, वो स्मॉग है, क्योंकि वो दिल्ली से जो चीज़ें दिल्ली से जो स्टेट्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं एनसीआर में जो आती हैं, उनमें ये स्मॉग कहीं ना कहीं नीचे आ गया है। और ये जो अब ये स्मॉग आया, इस पे यूपी गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली में कई सालों से चीजें चल रही हैं, वो आर्टिफिशियल बारिश करवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अब वो एक हब बना हुआ है, गैस चैम्बर जिसे बोलते हैं वो बना हुआ है। लेकिन उसके सटे हुए जो और हैं, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो या यूपी के कुछ इलाके हैं, उनको तो कुछ करवाना चाहिए उसके लिए। उनको वहाँ पे चाहे वो आर्टिफिशियल रेन करवाएं या कुछ भी करवाएं, क्योंकि इससे जो बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको परेशानी हो रही है, या कुछ लोग ऐसे जो हार्ट या किसी और चीज से बीमार हैं उनको परेशानी हो रही है, और जो बिल्कुल सही लोग हैं वो जो है अब बीमार हो सकते हैं जी। बात आती है जनता की भलाई की, तो प्रत्येक पार्टी जो है जो कटघरे में नज़र आती है। जैसा कि बात करते हैं मोहब्बत की दुकान नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी की, तो उनके जो नेता हैं वो खुद ही इन सारे नारों को कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलते हुए नज़र आते हैं और उन पर कहीं ना कहीं उंगली उठवाते हैं। क्योंकि आम जनता जिस तरह से जो राहुल गांधी का नारा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस नारे को कहीं ना कहीं अपनी आपसी रंजिश के तहत उसको धकेलना चाहती हैं अंधेरे की तरफ। वहीं पर जैसे कि बात करते हैं पिछले दिनों हिमाचल में जो मामले सामने आए थे, चाहे मस्जिद को लेकर हो या नेम प्लेट को लेकर हो, उनके जो नेता थे उन्होंने कई सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी थी जो कहीं ना कहीं देश को जोड़ने वाली नहीं थी, देश को तोड़ने वाली थी। हालांकि बाद में जिस तरह से आला कमान की तरफ से उन पर प्रेशर डाला गया, हालांकि उनके बाद में मुंह बंद हो गए। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है कि हिमाचल के बद्दी में एक एसपी थी अफरोज
तो उनको जो है उनका इल्मा अफरोज उनको जो है निलंबित कर दिया गया है सुक्खू सरकार की तरफ से। उन पर उनको किस तहत उनको निलंबित किया गया है कि उन्होंने एक एमएलए हैं उनकी पत्नी के कार का चालान काट दिया था, जिसके तहत उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये मामला जब ज़्यादा उठा तो इसमें वो जो क्या बोलते हैं एमएलए की जिनसे आप बात की, एमएलए से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को लंबी छुट्टी पे भेज सकते हैं या किसी को हटा सकते हैं। ये सारे अधिकार जो हैं वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ में हैं। वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, बीजेपी ने भी अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इन चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा आपने बोला कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मुस्लिम आईपीएस जो बिल्कुल, और वो जो है एक किसी का चालान काटती है और उसके बाद उसके साथ ये चीज़ें सामने आती हैं कि इसको लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाता है, और लंबी छुट्टी पे भेजने के साथ ही वो अपनी गाड़ी में अपना सारा सामान पैक करती हुई नजर आ रही हैं। छुट्टी पे भेजना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो अपना सारा सामान पैक कर रही हैं जी। वो अपने क्या बोलते हैं अपनी माँ के साथ रह रही हैं। तो ये इस पे राजनीति शुरू हो गई। और सुक्खू सरकार के अब जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में जो है, आपने जिस तरह बोला है कि जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन पे ये भी आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। जो चीज़ें बीजेपी बोलती वही कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं। इन पे राहुल गांधी को कुछ एक्शन लेना चाहिए, इन पे वहाँ के सीएम जो है सुक्खू, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से फिर आप कहीं ना कहीं बदनाम हो जाएंगे। और फिर आप आने वाले टाइम में जो और स्टेट्स हैं जहाँ पे आप बताते हैं हम बहुत सेकुलर हैं, हम बहुत क्या बोलते हैं वो रख के काम करते हैं, बिल्कुल बराबरी के हिसाब से काम करते हैं, वहाँ पे आपके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिस तरह से अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में चाहे वो नेम प्लेट का मामला हो, मस्जिद का मामला हो जी। या फिर क्या बोलते हैं अपने आधार कार्ड लगाना हो, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। और ये चीज़ें वहाँ के एमएलएज ने ही कही हैं, ये चीज़ें किसी और ने नहीं कही। वहाँ पे बीजेपी ने नहीं कही, वहाँ पे आपकी सरकार है, आपकी मतलब आप ही के एमएलए जो है, मंत्री जो है, आपकी जो क्या बोलते हैं कैबिनेट है सुक्खू की, उसी में मंत्री है, वही ऐसे मतलब इस तरह के बयान देने जिससे कांग्रेस की छवि वहाँ पे खराब हो रही जी। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में कल पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, और वहीं पर झारखंड में जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं 43 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया गया है, क्योंकि इस बार पिछले जो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है। पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो 63 था, हालांकि इस बार देखा गया है कि 66 वोटिंग परसेंटेज हुआ है, और ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोग घर से निकले हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे वोट का अधिकार है और हम अपने वोट के ज़रिए एक जो जनता के जो मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं, इसीलिए वो वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले। हालांकि कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं, और जिस तरह से बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस वक्त तो बहुत ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए कि एमवीए और महायुति जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि एक दूसरे के जो सीएम के फेस है उनको लेकर बहुत ही हलचल मची हुई है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन इसी को लेकर आज उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उसको सीएम फेस बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने वहीं पर कहा कि हमारा जो गठबंधन है उसमें किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं, उन्होंने कहा है कि जब कोई अलायंस बनता है, अलायंस जब बनता है तो हर एक पार्टी ये चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा सीटें हों, हम ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें। लेकिन कभी कभी आपके ये पक्ष में जाता है, कभी कभी आपके पक्ष में नहीं जाता है। अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महायुति के जो नेता हैं वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी ज़्यादा सीटें लेके आएगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वहाँ पे 3 पार्टियाँ एक साथ हैं, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, इनमें किसी को भी इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सरकार बनेगी वहाँ पे तो आप अच्छे से काम करेंगे। वहीं इस बीच एक खबर और आ रही है भी सामने, वहीं से आ रही महाराष्ट्र से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे,
यहाँ पर उनकी 3 रैलियां हैं। राज्य की राजधानी मुंबई में भी उनकी सभा है। पीएम की इस रैली में एनसीपी के जो वो हैं प्रमुख हैं अजीत पवार, वो शामिल नहीं होंगे। ये काफी अहम चीज है कि एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं अजीत पवार वो इस रैली में शामिल नहीं होंगे। वहीं एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल ही इस रैली में बच जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें सामने आई हैं कि अजीत पवार के कुछ फैसलों से वहां की जो शिंदे या फिर बीजेपी वो नाराज है। जिस तरह से अभी मामला आया था नवाब मलिक उनकी बेटी को टिकट देने का, उससे भी बीजेपी काफी नाराज थी। बीजेपी ने हालांकि वहां के जो वो है डिप्टी सीएम फडणवीस, उन्होंने तो यहाँ तक कि बोल दिया कि अजीत पवार को एक बार सोचना चाहिए था कि वो इस तरह का फैसला क्यों कर रहे हैं, वो इस तरह का फैसला क्यों ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं। हालांकि हमने मना किया था, उसके बावजूद वो माने नहीं। तो इससे ये चीजें सामने आती हैं कि अजीत पवार कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और अजीत पवार की छवि जो है वो जो है एक साफ छवि है। वो चीज अलग है कि वो इधर से उधर से इधर होते हैं, लेकिन उनके कोई भी लीडर्स कोई ऐसा बयान नहीं देते, ना वो ऐसा बयान देते हैं। अभी क्या बोलते 2 दिन पहले ही उन्होंने एक और वो दिया था बयान कि भाई जो बटोगे कटोगे नारा योगी का है, यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग साथ में रहने वाले लोग हैं। तो इन चीजों से यही सामने आता है कि भाई आप जो हैं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप ठीक है जिस तरह से आप उसमें हैं, अलायंस में हैं, लेकिन आप जो हैं अपने हिसाब से काम करें। आपके कोई भी लीडर इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से अभी नीतीश राणे ने एक बयान दिया था, उसके बाद भी अजीत पवार का ही सामने आया था बयान कि इस तरह के नारे नहीं देने चाहिए। कुछ लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह के नारे देते हैं, बिल्कुल गलत है। नारे ऐसे हों जो समाज को जोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले नारे नहीं होने चाहिए। वही आपने बात की कि झारखंड में चुनाव हुआ। झारखंड में 66 क्या बोलते 4878% वोटिंग हुई थी। वहीं कल कुछ विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए। इसमें सबसे ज्यादा जो एक सीट जिस पे चर्चा हुई थी वो केरला की वायनाड सीट थी। वायनाड सीट पे जो चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग हुई है 60.79%। और इस सीट पर कुल 16 कैंडिडेट्स अपनी क्या बोलते किस्मत आजमा रहे थे। और इस सीट पे सबसे ज्यादा फोकस जो था वो प्रियंका गांधी पे था, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए ये बहुत सेफ सीट थी, क्योंकि राहुल गांधी ने छोड़ी थी। तो प्रियंका गांधी यहाँ से जीत करके संसद में जाएंगी और अपनी बात रखेंगी। लेकिन 16 कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े थे। अब 16 कैंडिडेट्स में कितना वोट डिवाइड हुआ होगा ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन जिस तरह से पिछली जो वोटिंग हुई थी उससे ज़्यादा वहाँ पे इस बार वोटिंग हुई है। तो आप ये देखिए जिस तरह झारखंड में आपने बोला कि पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग हुई है, उसी तरह यहाँ भी अभी क्या बोलते हैं जब हुए थे इलेक्शन लोकसभा के, तब यहाँ पे वोटिंग जो हुई थी उससे ज़्यादा वोटिंग इस बार हुई है। तो प्रियंका गांधी ने कल भी ये बोला था कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और आज जो वहाँ से वो आई है क्या बोलते हैं पूरा डेटा आया है, उसमें सामने आया है कि पिछला इलेक्शन हुआ था राहुल गांधी वाला, उससे ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी वहाँ पे काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। कल भी वो गई, उन्होंने वहाँ जा कर के मतलब क्या बोलते पोलिंग बूथ के दौरे किए। और जिस तरह से वायनाड में अभी जो चीज़ें हुई थी, जिस तरह से वहाँ पे वो आया था, सैलाब आया था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो अब ये देखना है कि अब रिजल्ट के बाद प्रियंका गांधी जीतती हैं और वो संसद में जाती है, उनका वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी, तो जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उससे पहले अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे जो है भाजपा के साथ जा सकते हैं। हालांकि उसको इस जो बात है इसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्थिति हो लेकिन मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भाजपा ने ही मेरा जो है साथ छोड़ा था और 2019 में उन्होंने मुझे फंसाया। वहीं कहीं भी जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता, और उन्होंने मुझे धोखा दिया है, फंसाया, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक जिस तरह से वहाँ पर गहमागहमी चल रही है, सिर्फ महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर हो या जो पार्टी हैं उनको लेकर हो कि कोई किसके साथ जा सकता है। हालांकि जो नवाब मलिक हैं उन पर भी कई सारे आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं मानहानि का दावा करूंगा। और जिस तरह से वहाँ पर भाजपा की जो पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी पार्टियों की पॉलिटिक्स चल रही है, वो बहुत ही देखने के लायक है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आएंगे उसमें उनका क्या हाल होगा वो जनता ही तय करेगी। तो
जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।